नमस्कार साथियों, मैं आशीष यादव स्वागत करता हूं आप सभी का व्यंजन संधि के इस क्लास में। इसके पहले के क्लास में हमने स्वर संधि को डिस्कस किया हुआ था, उसमें स्वर संधि कंप्लीट हो गई थी। आज हम व्यंजन संधि डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि के लिए अपने पास व्यंजन और उसके बाद स्वर या व्यंजन होने चाहिए। ठीक है, तो व्यंजन के बाद जब स्वर या व्यंजन आता है तो उससे एक परिवर्तन होता है, उससे एक विकार उत्पन्न होता है। उस परिवर्तन या विकार को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अच्छा, ये होगा किससे? ये होगा शुद्ध व्यंजन से, और वो शुद्ध व्यंजन है हलंत वाले या स्वर रहित व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्वर रहित व्यंजन। तो स्वर रहित व्यंजन या हल वाले व्यंजन आपके इसमें काम करेंगे। अगर स्वर सहित व्यंजन होंगे तो वो स्वर संधि हो जाएगी, ना कि व्यंजन। आगे बात करते हैं व्यंजन संधि के नियम के बारे में, जिसमें सबसे पहला नियम, कुल 6-7 नियम पढ़ने हैं हमें। ठीक है, जैसे पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन है, च संबंधी, फिर तय संबंधी, न संबंधी, स संबंधी, ये सब हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। और इसमें है कौन कौन? क, च, ट, त, प। इनका मेल जब किसी स्वर से हो, किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो या चौथे वर्ण से हो, या इनका मेल किससे हो? अंतस्थ व्यंजन से हो, तो क का ग हो जाता है, च का ज हो जाता है, ट का ड हो जाता है, त का द हो जाता है, और प का ब हो जाता है। ये सभी इनमें परिवर्तित हो जाते हैं। कब? जब इनके आगे कौन हो? स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, या किसी वर्ग का चौथा वर्ण हो, या कौन हो? अंतस्थ व्यंजन हो। जैसे उदाहरण के लिए क का परिवर्तन ग में, दिक और उसके सामने कौन है? गज। तो क का मेल किससे हो रहा है? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण से। जब तीसरे से मिलेगा तो क किस में बदल जाएगा? ग में। तो क का परिवर्तन ग में हो जाएगा, तो क की जगह क्या लगाएंगे? ग। तो क्या हो गया? दिग्गज। इसी तरीके से दिक और अंत, यहां कौन आ गया? यहां आ गया स्वर, और स्वर आने पर भी क का परिवर्तन ग में होगा, तो क्या हो जाएगा? दिगंत। इसी तरीके से दिक विजय। अब यहां व में ये जो छोटी ई की मात्रा, ये तो बाद में है, वह पहले है, तो वह क्या है? वह आपका अंतस्थ व्यंजन है। तो जब क अंतस्थ व्यंजन से मिलेगा तो ग में परिवर्तित होगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? दिग्विजय। इसी तरीके से वाक और ईश, और ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? वागीश में। ठीक है, आगे बात करते हैं च का, ट का, त का, प का परिवर्तन। च का जय होना, अच और अंत क्या बन गए? अजंत। ध्यान देना, च के बाद कौन आ रहा है? स्वर आ रहा है, तो च का क्या हो जाएगा? जय हो जाएगा, अजंत। अच वही सेम, अच और आदि, तो ये स्वर है और ये च है, तो क्या बन जाएगा? जय बन जाएगा, तो अजादि हो जाएगा। इसी तरीके से ट का ड होना, तो यहाँ सट आनन है, ट के बाद कौन आ रहा है? स्वर आ रहा है, जिसकी वजह से इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? ड में हो जाएगा, तो सट आनन का क्या हो जाएगा? सडानन। इसी तरीके से सट और रिपु, और ये क्या हो जाएगा? सड्रिपु, जिसमें र आपका क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, त का द होना, तो भगवत और भजन, भगवत और भजन में क्या हो जाएगा? त भ से मिलेगा, जो कि चौथा वर्ण है अपने वर्ग का, तो चौथा वर्ण होने की वजह से ही तय का परिवर्तन किस में हो जाएगा? द में हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? भगवत भजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं उत और योग, ये क्या बन जाएगा? उद्योग, क्योंकि त के बाद कौन आ रहा है? अंतस्थ व्यंजन। सत और भावना चौथा वर्ण है, तो क्या हो जाएगा? द। सत गुण ग तीसरा वर्ण है क वर्ग का, जिस वजह से त का परिवर्तन द में हो जाएगा। प का ब होना, प के बाद ध आया, जो कि चौथा वर्ण है। यहाँ प के बाद जय आ रहा है, जो कि आपका तीसरा वर्ण है, और प के बाद स्वर आ रहा है, तो यहाँ जितने प है सबका परिवर्तन किस में हो गया? ब में हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रकार, जिसमें क का परिवर्तन किस में हुआ? ग में हुआ। क का परिवर्तन ग में हुआ, और च का परिवर्तन ज में हुआ। ठीक है, त का परिवर्तन
टै का परिवर्तन डै में हुआ, और तै का परिवर्तन दै में हुआ, और पै का परिवर्तन बै में हुआ। और किसकी किसकी वजह से हुआ? वो हुआ पहला स्वर की वजह से, दूसरा तीसरे वर्ण की वजह से, तीसरे वर्ण की वजह से, फिर नेक्स्ट चौथे वर्ण की वजह से है, और फिर किसकी वजह से? अंतस्थ की वजह से इनका परिवर्तन हुआ है। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप पर। दूसरा, वर्ग के पहले वर्ण का पंचमाक्षर में परिवर्तन। जो वर्ग का पहला वर्ण होगा वो पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन ये तभी होगा जब उसका मेल, किसका? पहले का, जब पहले वाले का मेल किससे हो? अनुनासिक वर्ण से हो। वस्तुतः किससे हो जाए? न और म से। जब इन दोनों से इनका मेल होगा तो इनका परिवर्तन इन्हीं के वर्ग के पांचवें वर्ण में हो जाएगा। ठीक है, जैसे क का परिवर्तन अंगा में हो जाएगा, च का परिवर्तन न्या में हो जाएगा, टै का परिवर्तन ड़ में हो जाएगा, तै का परिवर्तन नै में हो जाएगा, और पै का परिवर्तन मै में हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए अपने पास है वाक और मैं, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? वांग में। ठीक है, वांग में। ठीक, षट और मुख, इसका परिवर्तन षणमुख में हो जाएगा। उत और मत, उन्मत। तत् और मैं, तन्मय। चित और मैं, चिन्मय। जगत और नाथ, जगन्नाथ। ठीक है, तो यहाँ क म अंगा में परिवर्तन, ट म ड़ में परिवर्तन, त म न में परिवर्तन, त म न में परिवर्तन, त म न में परिवर्तन, त न में परिवर्तन, है ना? आगे बात करते हैं छह संबंधी नियम से, जिसमें अगर किसी भी ह्रस्व स्वर या फिर आ का मेल छह से होता है तो उस पे च जोड़ दिया जाता है। च जोड़ा कहां जाएगा? छह से पहले। छह से पहले कौन जोड़ दिया जाएगा? च जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन छह से पहले कौन आना चाहिए? ह्रस्व स्वर या फिर आ। अब ध्यान से देखना उदाहरण, स्व और छंद। स्व में अ है, ह्रस्व स्वर है, और उसका मेल छह से हो रहा है, तो छह से पहले कौन जुड़ गया? च जुड़ गया, स्वच्छंद हो गया। यही चीज परि में छोटी ई की मात्रा है और उसका मेल किससे हो रहा है? छह से हो रहा है, तो च जुड़ गया, परिच्छेद हो गया। अनुच्छेद में, अनु और छेद में ऊ की मात्रा लघु है, तो लघु और या ह्रस्व और आपका छह मिल करके क्या बन गया? च बन गया बीच में, वी और छेद। इसी तरीके से अनुच्छेद और विच्छेद बन गए। तो ये है छह संबंधी नियम। छह संबंधी नियम में अ का मेल किससे हो जाए? छ से हो जाए तो क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। आ का मेल हो जाए तो भी क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी ह्रस्व स्वर हैं वो सब मिल करके क्या देंगे? छ देंगे। और उसमें एक एक्सेप्शन है आपका, आ भी छ से मिल करके छ देता है, मतलब उससे पहले च जुड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तय संबंधी नियम की, जो कि थोड़ा बड़ा है। तय संबंधी सभी नियम। तय में कुल आपके 6 नियम हैं। पहला ध्यान देना, तय का जब मेल च या छ से होता है तो तय का च हो जाता है। ये पहला ध्यान रखना। तय का मेल च या छ दोनों में से किसी एक के साथ होगा तो तय का च हो जाएगा। वहीं तय का मेल जब ज या झ दोनों में से किसी एक के साथ होगा तो तय का जय हो जाएगा। ठीक है, फिर तय का मेल अगर टय के साथ होगा, अभी तक तो दोनों के साथ हो रहा था तो एक ही बन रहा था, लेकिन टय वर्ग में दो अलग अलग से होगा तो दो बन जाएंगे। तो तय का जब टय से होगा तो तय का टय बन जाएगा, लेकिन जब तय का डय से मेल होगा तो तय का डय बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब तय का मेल लय से होता है तो तय लय में परिवर्तित हो जाता है। वहीं जब तय का मेल श से होता है तो तय का च और श का छ हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तय के बाद अगर है आता है तो तय का द बन जाता है और है का ध बन जाता है। ठीक है, और इसमें याद रखना, तय का हमेशा आधा द बनेगा और है का हमेशा पूरा ध बनेगा। तो तद्धित,
उद्धार, ये सब ऐसे लिखे जाते हैं कि हमें देखने में लगता है कि जो भी चीजें लिखी गई हैं वो उसमें द पूरा है और ध आधा है, जबकि द आधा होता है और ध पूरा होता है। अभी आगे देखते हैं उदाहरण में। तो ध्यान देना, उत और चारण, तो च से मिलेगा तो च बन जाएगा, तो क्या बन गया, च बन गया उच्चारण। सतचरित्र, सच्चरित, तय, च बन गया। तय अब जय से मिलेगा तो जय बनेगा, सज्जन बन गया। तय जय से मिलेगा जय, उज्जवल बन गया। बृहत और टीका क्या बन गया, बृहट्टीका। और उत और डयन क्या बन गया, उड्डयन। तो यहाँ तय का मेल डय से हो रहा है तो क्या बना, डय, और यहाँ तय का मेल टय से हो रहा है तो क्या बना, टय। लेकिन ये पहले दोनों में नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं, उत और लास क्या बन गया, उल्लास। तत् और लीन क्या बन गया, तल्लीन। ऐसे ही उत और श्वास, तो तय का परिवर्तन च में और शय का परिवर्तन छ में हो गया, क्या बन गया, उच्छ्वास। और अगला है तत् और हित। तत् और हित मिलकर के क्या बन जाते हैं, तद्धित। इसमें तय का परिवर्तन द में हुआ है और है का परिवर्तन ध में हुआ है, जिसमें द आधा है और ध पूरा है। ठीक है। अगला उत और हार, ये किस में बन गया या क्या बना दिया, ये उद्धार बना दिया। ये रहा आपका तय संबंधी सभी नियम और उसके कुछ उदाहरण। अब आगे बात करते हैं पांचवें की। पांचवा है नय संबंधी नियम। नय संबंधी नियम में दो नियम हैं, दोनों को देखते हैं ध्यान से। पहला, री र श का मेल जब नय से होता है, ये तीनों में से कोई एक जब नय से जुड़ते हैं या फिर इनका शुद्ध रूप जब नय से जुड़ता है, या फिर किसी स्वर से जुड़ता है या कै से जुड़ता है या पै से जुड़ता है, पै वर्ग में किसी से जुड़ जाए, कै वर्ग में किसी से जुड़ जाए, अंतस्थ से किसी से जुड़ जाए या अनुस्वार में से किसी एक से जुड़ जाए। तो और इसमें एक और चीज, एक ही नहीं, ये मिला करके एक से जुड़े या एक से ज्यादा से जुड़ जाए तो वहां पर नय का ड़ हो जाता है। नय का क्या हो जाता है, ड़। ध्यान देना, री र श जब नय से जुड़े या फिर री र श जब स्वर से जुड़े, कै वर्ग से जुड़े, पै वर्ग से जुड़े, अंतस्थ से जुड़े या अनुस्वार में से किसी, इन सब में से किसी एक से जुड़े या फिर एक से ज्यादा से भी जुड़ जाए तो नय का क्या हो जाएगा, ड़ हो जाएगा। फिर अहन शब्द के आगे, अहन एक शब्द है, इस शब्द के आगे कोई भी वर्ण आए तो नय का रे हो जाता है। लेकिन अगर अहन के आगे दो शब्द आए, रात्रि और रूप आ जाएं, तो इसका रे नहीं होता है, तब इसका क्या हो जाता है, नय का, तब नय का ऊ हो जाता है। ठीक है, फिलहाल उसको छोड़ते हैं, आते हैं हम अपने उदाहरण पर। परि और नाम किस में परिवर्तित हो गया, परिणाम में। तो ये तो पहले वाले का हो गया, इसका जोड़ हुआ तो किस में परिवर्तित हो गया, ड़ में। अब आगे, अभी आगे एक और है, ये प्रणाम, ये भी डायरेक्ट हो गया। त्रिशधन्ना, ये भी डायरेक्ट हो गया, तृष्णा। राम और अयन क्या बन गया, रामायण। ध्यान देना, राम में मैं है और मैं किससे जुड़ रहा है, ऐ से जुड़ रहा है, य से जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है, ऐ से जुड़ रहा है और य से जुड़ रहा है। तो यहां दो आ गए, एक स्वर आ गया और दूसरा कौन आ गया, दूसरा आ गया आपका अंतस्थ, और ये किस में परिवर्तित हो गया, ड़ में परिवर्तित हो गया, क्या हो गया, रामायण। आगे बात करते हैं नर या नार। वैसे ग्रामेट्रिकली नार माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं नर भी लिखा मिलता है। जब इसका हम मेल कराते हैं अयन से तो ये क्या बन जाता है, नारायण। क्या बन जाता है, नारायण। न का परिवर्तन किस में हो गया, ड़ में हो गया, न का परिवर्तन ड़ में। और इसमें नर का और नार का अर्थ आपको सामने है, हटाओ इसको। आगे देखते हैं अहन और गण, ये क्या है, अहर गण। और अहन और मुख क्या है, अहर मुख। ठीक है, अगर अहन और रात्रि करेंगे तो क्या हो जाएगा, अहोरात्रि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अहोरात्रि। अहन और रात्रि अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अहोरात्रि हो जाएगा।
ठीक। और इसी तरीके से अगर रूप करेंगे, अहन और रूप करेंगे तो अहो रूप हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं छठवां, जो कि है हमारा मैं संबंधी नियम। मैं संबंधी नियम में जब मैं का मेल कै से लेकर के मैं तक स्पर्शी व्यंजन से होता है तो इन दैट केस मैं का अनुस्वार या पंचमाक्षर हो जाता है। ठीक है, पहली बात। और जनरली पंचमाक्षर को अनुस्वार में ही लिखते हैं लोग, तो इसलिए यहाँ अनुस्वार लिख दिया। मैं का मेल जब य र ल व श श श ह में म सदैव अनुस्वार हो जाता है। मैं सदैव क्या हो जाता है? अनुस्वार। इसका मेल जब इन सब से होता है, इन सब में से किसी एक से होता है, तो मैं हमेशा अनुस्वार हो जाता है। मैं का मैं के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके उदाहरण है सम और कलन संकलन। ठीक है। सम और गति संगत, सम और पूर्ण संपूर्ण, यहाँ इस तरीके से सम और योग संयोग, सम और रक्षक संरक्षक, सम और लाभ संलाभ, सम और हार संहार, सम और मान सम्मान, सम और मत सम्मत। यहाँ है देखना है दूसरा वाला नियम, और बाकी सब रै वाला दूसरे में ही है आपका, है ना। और योग वाला भी इसी में आ गया आपका अंतस्थ में, और ये तीनों आपके पहले वाले में आ गए। कैसे लेकर के मैं तक कहीं भी होगा तो उसका मैं हो जाएगा। हालांकि यहाँ हम मैं लिख रहे हैं और मैं आपका अनुस्वार है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि मैं के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो मैं खुद अपना पंचमाक्षर है, तो पंचमाक्षर होने की वजह से यहाँ परिवर्तन न कहना और यहाँ पंचमाक्षर कहना दोनों एक ही हैं, इनमें वॉयलेशन नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं लास्ट सह संबंधी नियम। इसमें सह से पहले जब आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर आ जाता है तो उस अवस्था में सह का शय हो जाता है। जैसे नी और स्थुर क्या बन गया? निष्ठुर। वी और सम क्या बन गया? विषम। वी और शाद क्या बन गया? विषाद। सु और समा क्या बन गया? सुषमा। ठीक है। तो आ को छोड़ करके कोई और स्वर आता है तो सह का क्या हो जाएगा? शय हो जाएगा। क्लियर है बात? यहाँ खत्म हो जाता है हमारा व्यंजन संधि। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बाद हम बहुत सारे शब्द लेकर के आएंगे, 150 से 200 शब्द, और उन सभी शब्दों का हम संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय।